Okay. Okay, dear friends, good evening. How are you? हम लोग स्वतंत्रोत्तर भारत में चल रहे और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का टॉपिक हमारा चल रहा, हम लास्ट फेज में जा रहे। अब देखिए, ये दो टॉपिक हमारा बच गया है, एक इकोनॉमी के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आंसर के बारे में प्रॉब्लम बता रहे थे। तो क्योंकि आप लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, अब मेरी चिंता केवल है कि आप लोग मेंस में थोड़ा सा लिखना सीखिए। और मेंस में लिखना कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, बस टॉपिक को बढ़िया से समझना है, उसके छोर को पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है, बस इतना ही उसमें जरूरत होती है। क्वेश्चन को सही ढंग से एनालाइज करना सीखो। और मैं बहुत जल्दी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का, मिस्टर अंकुर, इनका क्वेश्चन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं अभी तक साइट पर? आपको मैं लगभग 50 क्वेश्चन भेजने वाला हूं, मॉडल आंसर, और जो कि आपका इस पर आपके इंस्टीट्यूट के साइट पर होगा। ये मैं भेजने वाला हूं, बहुत जल्दी आपको भेजूंगा। और कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा। और आज मैंने टारगेट बनाया है, एक टारगेट हमारा है कि हम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल आपको समझा सकें। ओके, तो आज पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा, कुछ कल भी हमें इस पर समय देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश मैं करता हूं कि जितना तक हो जाए। तो पहले हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने की आप लोगों को आदत हो गई है। आप लोग क्वेश्चन की प्रतीक्षा में होगी, लेकिन आप लोग इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर लेते हो, कोई क्वेश्चन गलत आप करते ही नहीं हो। तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा आप लोग कर रहे हो। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा फैक्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा हल्का सा। तो अभी तो, लेकिन जितना आपकी समझदारी आ गई है उसमें, जैसे आपने बीपीएससी भी दिया होगा तो वहाँ भी आप लोगों ने कुछ बताया कि परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उसी प्रकार से आप प्रीलिम्स में कहीं भी जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आप अपने कॉन्सेप्ट से ही कर दोगे, थोड़ा बहुत और फैक्ट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। अन्य पिछड़ी जातियों की संवैधानिक स्थिति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी, अन्य पिछड़ी जातियां का मतलब समझते हो, ओबीसी। ये मूल संविधान में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया था। बी, मूल संविधान में अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान को स्वीकार किया गया था। सी, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की अनुशंसा सर्वप्रथम मंडल आयोग द्वारा की गई। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, बी फास्ट। मतलब आपको इसमें खोजना है कौन सा कथन सत्य है। बी फास्ट। देखो मैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में लगता है आप चक्कर खा गए। मूल संविधान में अनपिछड़ी जाति पहचान को स्वीकार किया गया था, ये गलत है। मूल संविधान में अनपिछड़ी जातियों के लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया था, ये सही है। और अनपिछड़ी जातियों के आरक्षण की अनुशंसा, भले मंडल आयोग लागू हुआ, काका कालेलकर समिति लागू नहीं हुआ, लेकिन अनुशंसा तो उसने भी आरक्षण की थी। तो इसलिए यहां पर काका कालेलकर समिति को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मंडल आयोग, अगर आपका क्वेश्चन होता कि पहली बार अन्य पिछड़ी जातियों को मंडल आयोग की अनुशंसा पर आरक्षण मिला, तब वो करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आरंभ से ही केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडल में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण अनिश्चित काल के लिए किया गया था। 2, संविधान का अनुच्छेद 46 जनजातीय लोगों के आर्थिक सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। दोनों को पढ़िए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, नजर डालिए।
बी फॉर बॉम्बे, यस करेक्ट आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करते हैं? अब आपको पता करना है, अभी तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन तो आप चुटकी बजाते कर दोगे। क्या? डी, बी 2, 3 और 4, यस करेक्ट आंसर। 25, 26, 28 दोनों सब। आप तो जानते हो कि 25 से 28 तक 27 भी है उसमें, लेकिन इसमें 25, 26, 28 से 24 अलग है, तो आप जानते हो। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था? ये तो आप लोग चुटकी बजाते हुए ही कर दोगे, क्योंकि आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो। चॉइस नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। अब ये क्वेश्चन को आप करेक्ट कर दोगे तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर दोगे तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा। एक 42वां संविधान संशोधन, दूसरा हिंदू कोड बिल, तीसरा काका कालेलकर समिति की अनुशंसा और चौथा मंडल आयोग का गठन। ये पीछे वाला ही आ रहा है। ठीक, देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, हिंदू कोड बिल 1951, काका कालेलकर समिति की अनुशंसा 1953, मंडल आयोग का गठन 1978, 1978। तो आपका होता है 2, 3, 1 और 4। क्या आंसर आ रहा है? यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, आई विल बी हैप्पियर। नाउ आई एम हैप्पी विथ यू। आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया, मतलब आप लोगों को अब प्रीलिम्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आपको मेंस का क्वेश्चन राइटिंग, लेकिन अभी चलो हमारी आपका अभी बहुत दिनों तक का साथ है, तो मैं आपको क्वेश्चन राइटिंग मेंस का भी जरूर सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। अब चलिए हम आते हैं अपने उस टॉपिक पर। देखो, पहली बात ये
कि हमने पहली क्लास से आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन को आपको नहीं भूलना है। पहला मेरा इंस्ट्रक्शन है कि जैसे बचपन में आपको याद होगा कि अब आप लोगों ने उससे गेम खेला है या नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे बचपन में मैं था तो मेरे गार्जियन कुछ ऐसा एक ब्लॉक का डब्बा ला के देते थे जिसमें ब्लॉक होता था, तो एक तरफ से उस ब्लॉक को जोड़ते थे तो चैरियट बनता था, रथ बनता था। दूसरे तरफ से उस ब्लॉक को जोड़ते थे तो एक मकान बन जाता था। तो मतलब क्या है कि वो ब्लॉक का अकेला इंपॉर्टेंस नहीं था, जब हम उस 10, 12 या 14 जो भी ब्लॉक होता था उसको जोड़ते थे तो कोई नई चीज बन जाती थी। उसी तरह से जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो जो ट्रेडिशनल पढ़ने का तरीका है वो ये है कि चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ो। तो अलग अलग करके पढ़ने से क्या होगा कि आप इंफॉर्मेशन तो गैदर करोगे लेकिन ओपिनियन डेवलप नहीं कर पाओगे। ओपिनियन का मतलब विचार, दृष्टिकोण नहीं डेवलप कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर पाएगी। लेकिन जब आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर पढ़ोगे तभी जाकर ओपिनियन आपका डेवलप करेगा। तो मेरी कोशिश है कि हम आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड न पढ़ाई करवा के हम आपको ओपिनियन बेस्ड कराए। लेकिन जब ओपिनियन आप कोई कहते हो, ओपिनियन का मतलब विचार, तो विचार के प्रमाण के रूप में तथ्य आता है। तो जब आप ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई करते हो तो उसके एविडेंस में इंफॉर्मेशन तो आता ही है। इंफॉर्मेशन को ओपिनियन से कोई अलग तो है नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? तो मतलब क्या है कि आपको क्या करना होता है कि ओपिनियन और इंफॉर्मेशन को साथ साथ जोड़ना पड़ता है। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जो तो आपके ओपिनियन को सपोर्ट कर सके। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा है। हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी आपने देखा, तो उसको भी हमने 2 पार्ट में बांटा, 18वीं सदी का पूर्वार्ध और 18वीं सदी का उत्तरार्ध। फिर हम आए, दूसरा हमारा खंड बना उपनिवेशवाद, उसको हमने 3 उपखंडों में बांटा। उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण और उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। फिर हमारा तीसरा आया राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद को भी हमने कई उपखंडों में बांटा, आपने देखा। और अब आ गए हम स्वतंत्रोत्तर भारत पर। इसमें आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हमने 6 उपखंडों में बांटा है। वैसे इसमें 7 में बांटा हुआ है, लेकिन एक हमने मैंने हाँ आप मान के चले इसको हमने 7 उपखंडों में बांटा है। तो पहले अंकुर इनसे पूछो मेरे स्टूडेंट से, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसका तुरंत रिप्लाई करना जैसे आपने प्रीलिम्स का किया है, कि क्या आपकी पढ़ाई धीरे धीरे सूचना से दृष्टिकोण की तरफ या इंफॉर्मेशन से ओपिनियन की तरफ बढ़ रहा है? मतलब अब आप कुछ सोच पा रहे हो, अब कुछ आप रीजन कर पा रहे हो, थोड़ी बहुत भी आलोचनात्मक सोच आप में विकसित हो रही है? हाँ या ना, प्लीज मुझे थोड़ा सा क्लू दीजिए, यस और नो में। यस, वेरी गुड माय स्टूडेंट, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब देखिए, अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोगों का जो, जब हम स्वतंत्रोत्तर भारत जो आपका टॉपिक है उसमें मुख्य जो मुद्दा है आपका, वो मुद्दा है राष्ट्र। आपका जो स्वतंत्रोत्तर भारत का टॉपिक है उसमें मुख्य मुद्दा है राष्ट्र निर्माण। और ये राष्ट्र निर्माण के ये 7 अंग हैं। जैसे एक पहला को हटा दो, क्योंकि पहला तो हिंसा है, पहला तो शरणार्थियों की समस्या है और शरणार्थियों का आना जाना है, जो क्राइसिस आई है, तो ये चुनौती है। पहला तो है चुनौती, तो स्वतंत्रता के बाद। और जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 6 राष्ट्र निर्माण के रूप में काम करेगा। अगर हमको राष्ट्र बनना था तो पहला क्या था कि हमको 563 देशी रियासतों को जोड़ना था, क्योंकि हम विभाजित हो गए थे, हम कई टुकड़ों में बढ़ जाते। तो पहला ये, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण के क्रम में भारत ने किन चुनौतियों का सामना किया, तो आपको 1-1 या 2-2 पंक्तियों में बाकी 6 के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आपको ये अब मैजिक सीखनी पड़ेगी। आपको ये कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा सर मैं लिखना नहीं जानता हूं, एकदम आप जानते हो। अब कोशिश तो करो, आप तथ्य को उठाओ, एक सेंट्रल आइडिया चुनो कि क्या है, जो मैं जैसे लिखता हूं, मेरे जो मॉडल आंसर है उसको पढ़िए और उस आधार पर आप भी स्टार्ट करने की कोशिश करिए। शुरू में हो सकता है उत्तर का आकार थोड़ा बड़ा हो जाए, होने दीजिए,
धीरे धीरे उस आकार को छोटा करने का प्रयास कीजिए। तो पहला है कि हमको 563 जो विभाजित देशी रियासत है उनको जोड़ना था। दूसरा था कि भाई हमारा समाज तो सामंती और औपनिवेशिक समाज रहा था, उसको आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए हमें एक प्रजातांत्रिक संविधान चाहिए था, तो हमने दूसरा वो बताया आपको। तीसरा हमने बताया कि देखिए, एक तो हमारा भौगोलिक आकार विशाल था, दूसरा हमें बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता थी। पश्चिमी देशों ने बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, कहा था कि इंडिया राष्ट्र नहीं बन सकता। तो हमने राष्ट्र निर्माण का कैसे विविधता में एकता का मॉडल अपनाया और दुनिया के सामने भी नजीर रखा, वो हमने आपको ये विशाल इस वाले पॉइंट में रखा। उसके नीचे हमने कहा कि वह राष्ट्र कैसा जहां की धनी और वह राष्ट्र कैसा जहां की जो मतलब जहां की कमजोर वर्ग है उसको सुरक्षा ना मिले, जहां नागरिक और नागरिक के जीवन, जहां नागरिक और नागरिक के मतलब अधिकारों में अंतर हो, वो राष्ट्र कैसा। तो हमने कमजोर वर्ग को सुरक्षा दी, जो हमने इस चौथे वाले फैक्टर में कहा, जैसे महिलाएं हैं, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक हैं और सामाजिक न्याय उनको सुनिश्चित कैसे किया हमने, जो अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं। और फिर अब आज मैं करने जा रहा हूं कि भाई हमने एक कैसी सबसे बड़ी तो राष्ट्र बनने के लिए आपके सामने चुनौती थी आर्थिक पुनर्निर्माण। क्योंकि जब आपके राष्ट्र को एक इकोनॉमी का आधार नहीं मिलता, जब आप अपनी जनता को रोटी नहीं दे पाते, अपने नागरिक को, तो आप क्या चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाते। आपको अपने नागरिक को रोटी देनी मस्ट थी, और नागरिक को अगर रोटी देना है तो आपको इकोनॉमी को तो मजबूत करना पड़ेगा। आपको ऐसे आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे कि इकोनॉमी की त्रुटि को दूर करना पड़ेगा, आपको आर्थिक विषमता कम करनी पड़ेगी, आपको निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहले हम आपको यहाँ यह बताना चाहते कि जिस समय हमें आज़ादी मिली थी, हमारे समक्ष आर्थिक चुनौतियां क्या थी, उसको देखना है। तो पहले हम यहां पर देखते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विरासत क्या थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विरासत। तो पहला औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विरासत। औपनिवेशिक तो समझ ही रहे हो, अगर आज की तारीख में कोई आपसे पूछता हो औपनिवेशिक है, एक बात बताओ, किसी चौपाल पर किसी अन्य बच्चों से, इतिहास पढ़ने वालों से जब आपका वाद विवाद होता है, तो आपको अपनी स्थिति पर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कि आपकी समझ में आज बहुत अस्पष्टता आ गई है। पढ़ने का मतलब ये देखो, पढ़ने का मतलब है रीड, फील एंड थिंक। मैं आप सबसे कहूंगा कि भाई मेरे साइट्स पर जो भी बच्चे हैं, मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं, बड़े सिंसियर बच्चे हैं, आप लोग बड़े ढंग से क्वेश्चन का आंसर करते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा सुझाव को आप जरूर मानना कि आप प्रत्येक दिन सीरियसली रिवाइज करना, और आप लोग एक मोटो बनाओ कि हमें पढ़ना है। जब आप लोग और भी जब ज़्यादा पढ़ाई करके जब धीरे धीरे एग्जामिनेशन के नज़दीक आओगे, तो फिर वह भी मैं कुछ सोचूंगा कि भाई यह सोचा जाएगा कि किस प्रकार से आपको और हेल्प किया जा सकता है। तो फिर इस पर संस्थान कुछ विचार करेगा, और मेरे विचार से आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखो। अगर आप अपनी मेहनत को जारी रखोगे तो संस्थान धीरे धीरे आप लोगों के उन तमाम सुविधाओं को, और जो सफलता के जितने करीब आते जाओगे, उतना हम लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने जो अभी तक परफॉर्मेंस दिया है उससे मैं खुश हूँ। ये संस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप लोगों जैसे मेहनती बच्चे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता इसमें कि एक फार्मूला अपनाना, वो फार्मूला आपको बहुत काम आएगा।
जैसे रीड, फील एंड थिंक, मैंने जो हम पढ़ते हैं, जैसे आप मान लो हम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पढ़ते हैं तो उसको फील करें। मैं आपको समझाता हूं, आप उसको समझने का प्रयास करिए किस तरह हमें कौन कौन सी चुनौतियां मिली थी। तो पहले तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत का मतलब हुआ कि हर क्षेत्र में देखें क्या है, तो कृषि है। तो ब्रिटिश ने जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को छोड़ा, वो क्या क्या समस्या थी आप देखिए। कृषि अर्थव्यवस्था में एक समस्या थी कि सामंती संबंध। सामंती संबंध का मतलब जमींदार थे, वो भूमि खुद जोतते नहीं थे, वो बैठ के केवल भूमि लगान खाते थे और किसानों से खेती करवाते थे। तो सामंती संबंध कृषि में था। दूसरा क्या था कि भूमि का विखंडन था। भूमि का विखंडन था। अब देखो, भूमि में निजी स्वामित्व आ गई, भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, तो जो बड़े बड़े प्लॉट है छोटे छोटे हो गए थे। और अच्छा, तीसरा क्या है, निवेश नहीं, या आप कह सकते हो तकनीकी विकास नहीं। तो कृषि में तकनीकी विकास नहीं था। इन सब का समन्वित परिणाम क्या हुआ कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारे पास उतना खाद्यान्न नहीं था कि अपने लोगों को खिला सके। हमको आयात करना पड़ता था और उसमें आयात के लिए पैसे भी नहीं थे, तो हम कैसे खाद्यान्न जुटाते। तो उसके लिए फिर जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से एक पैक्ट किया था, उसका नाम था PL 480। उस पैक्ट का नाम था। उसके तहत जो अमेरिकन लोग हैं वो हमको गेहूं को सप्लाई करते थे, लेकिन गेहूं की सप्लाई तो करते थे, उसकी कीमत हमसे मांगते थे, पैसे में नहीं। कहते थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप अमेरिका का साथ दीजिए, अमेरिका के पक्ष में बोलिए और विदेश नीति में आप हमारा समर्थन कीजिए। तो गेहूं का मतलब है कि वो गेहूं कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की आज़ादी पर कुठाराघात करेगा, और उसको हम कैसे दूर करेंगे उसको देखेंगे। दूसरा क्या था हमारे सामने समस्या, कृषि के अलावा उद्योग था। तो उद्योग में कुछ जो उद्योग थे, तो उपभोक्ता संबंधी कुछ उद्योग तो था, लेकिन मुश्किल से अब आप समझ सकते हो कि हमारी जनसंख्या उस समय भी लगभग 70 करोड़, 60-70 करोड़ के करीब रही होगी। उस समय हमारी जनसंख्या का मात्र 30 लाख लोग औद्योगिक क्षेत्र में थे लगे हुए, और बाकी 85 से 90% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास पूंजीगत उद्योगों की कमी थी। पूंजीगत उद्योगों की कमी थी, मतलब हमारे सामने पूंजीगत उद्योग थे उसकी कमी थी। अब कहोगे भाई ये पूंजीगत उद्योग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये पूंजीगत उद्योग क्या होता है। तो पूंजीगत उद्योग का मतलब होता है कि उद्योग दो तरह का होता है, समझना। एक तरह का उद्योग होता है जिसको कहते हैं उपभोक्ता संबंधी उद्योग, उसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत उद्योग, मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। दोनों में अंतर यह होता है, समझना मेरी बात को, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होता है, जो पूंजीगत उद्योग होता है, उसका उत्पाद डायरेक्ट उपभोक्ता तक नहीं जाता है, बल्कि उसका जो उत्पाद होता है वो उपभोक्ता संबंधी उद्योगों के इनपुट का काम करता है। जैसे आप लोहा और इस्पात उद्योग, उसका जो प्रोडक्ट होगा उससे फिर उद्योग खड़ा होगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, मतलब वो कंज्यूमर डायरेक्ट उसको यूज नहीं करते हैं अपने लिए। जैसे कपड़ा उद्योग है, उपभोक्ता संबंधी उद्योग है। कागज उद्योग है, उपभोक्ता संबंधी उद्योग है। फूड्स उद्योग है, जो लोग खाते हैं, फूड प्रोसेसिंग, वो उपभोक्ता संबंधी उद्योग है। लेकिन जो लोहा और इस्पात उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, ये सब उद्योग के जो उत्पाद हैं वो दूसरे उद्योगों में लगते हैं और दूसरे उद्योगों में इनपुट का काम करते हैं। तो कोई भी देश जो औद्योगिकरण में आगे आता है,
उसको उपभोक्ता संबंधी उद्योग चाहिए। आप समझ सकते हो कि आजादी के समय हमारे पास एक ही लौह और इस्पात उद्योग था, वो भी प्राइवेट सेक्टर में था, और वो थे टिस्को, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसको कहते हो। अच्छा, उसको टाटा आयरन स्टील कंपनी कहते हैं, यहीं से इसको कर लेते हैं टैग। उपभोक्ता संबंधी उद्योग था, पूंजीगत उद्योगों की कमी थी, मतलब जो पूंजीगत उद्योग था वो पूंजीगत उद्योग नहीं थी, उसकी कमी थी। और अब तीसरा देखोगे, सामाजिक क्षेत्र। अब ये सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य होता है। जैसे आपका अगर शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो सभी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो आपके ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लोग अशिक्षित रहेंगे तो हमारी, आप यही समझ सकते हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य में एक औपनिवेशिक सरकार क्यों निवेश करेगी। एक औपनिवेशिक सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में तो निवेश करने में कोई रुचि लेती नहीं थी, इसमें नहीं के बराबर निवेश हुआ था। तो हमारे पास हॉस्पिटल की बेहद कमी थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी उसमें साक्षरता दर मात्र 16% थी। और स्वास्थ्य का आलम यह था कि आज तो देखो कम से कम 72-73% हमारे पास, 70% से ऊपर जीवन प्रत्याशा है। 70 वर्ष से के करीब, मतलब जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो उन्होंने सुना होगा। उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था पता है? उस समय हम लोग की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 वर्ष थी, यानी एक एवरेज इंडियन 32 वर्ष जीता था। और चौथा देखते हो, कर प्रणाली। अब कर प्रणाली कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनइगैलिटेरियन, और हिंदी में कहते हैं अन्यायपूर्ण। अब कर प्रणाली अन्यायपूर्ण क्यों थी? कर प्रणाली अन्यायपूर्ण इसलिए थी क्योंकि जो कर देता था वह निर्धन ज्यादा देता था। जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, टैक्स सिस्टम का क्या पद्धति होनी चाहिए? टैक्स सिस्टम की पद्धति होनी चाहिए जो धनी है उसको ज्यादा कर लगे और निर्धनों को कम कर लगे, यही तरीका होना चाहिए। लेकिन उस जो ब्रिटिश हुकूमत के समय 52% भू राजस्व था कर में, 52%, जो टोटल हमारा जो राजस्व था उसका 52% भू राजस्व था, और 16% नमक कर था। तो 52% तो किसान को देना पड़ता था, और जो नमक कर है उस सभी को बराबर देना पड़ता था जो भी नमक खाते थे। लेकिन उसमें तो बेचारे निर्धन के ऊपर तो अत्यधिक अधिभार हो गया। तो हमारी कर प्रणाली भी अन्यायपूर्ण थी। अब यहां से बच्चों हम लोगों को विकास के लिए बढ़ना था। अब हम लोग कैसे बढ़ेंगे उसी की कहानी हम लोगों को करनी है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए, अब हम नेहरूवादी विकास मॉडल। तो अब सवाल उठता है कि मैं पहले एक चीज तुम लोगों को समझा दूं, जब इसको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा तब तुम नेहरूवादी आर्थिक मॉडल ढंग से समझ पाओ। देखो, जैसे हम देखो, हमें विकास करना है, हमें विकास करना है। तो किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। पहले मैं बता देता हूं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखो, इकोनॉमी के थोड़ा नुआंसेस है, जब तुम इकोनॉमी पढ़ोगे तो और क्लियर समझ पाओगे, लेकिन मैं यथासंभव आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आरंभिक चरण था, प्रथम चरण था, वो प्रथम चरण था निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था। मुक्त अर्थव्यवस्था मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें अर्थव्यवस्था निजी पूंजीपतियों के द्वारा संचालित होती है। राज्य का काम, जैसे शुरू की बात कर रहा हूं, बाद का नहीं, शुरू में जब एडम स्मिथ या जब शुरू में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी मॉडल आया था तो उसका नारा ही था फ्री इकोनॉमी, मतलब राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर तक होना चाहिए और इकोनॉमी बाजार की शक्तियों के द्वारा संचालित होना चाहिए। बाजार की शक्तियों का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई के नियम, हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल यह था, मतलब बेसिकली एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री था, उसने इसके पीछे एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की थी और उसने कहा था कि इकोनॉमी में ह्यूमन इंटरवेंशन बेकार है, नहीं होना चाहिए, बल्कि इकोनॉमी शुड बी लेफ्ट टू द फोर्सेस ऑफ द मार्केट, माने जो अर्थव्यवस्था है उसको बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उसने अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों पर छोड़ने की बात एडम स्मिथ ने की थी। बाद में फिर हैवर्लर हुआ, डेविड रिकार्डो हुआ, ये सब कहलाए क्लासिकल अर्थशास्त्री, तो वही चलता रहा। लेकिन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता, इसी बीच क्या हुआ कि मैं जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इन लोगों ने, इन विद्वानों ने ये कहा था कि देखिए बाजार को अगर आप छोड़ देंगे तो बाजार अपना प्रबंध स्वयं करता है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होगी, माने उनका बेसिक तर्क ये है, जो इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होगी मतलब अगर समृद्धि आएगी, ग्रोथ कहते हैं हिंदी में समृद्धि को, तो सब तक रोटी पहुंच जाएगी। इनका कहना अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करिए, आप पुनर्वितरण के लिए चिंता मत करिए। पुनर्वितरण का मतलब है कि गरीब कैसे जिएंगे, जैसे पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी तो लेबर को भी पैसा मिलेगा, पूंजीपति को भी पैसा मिलेगा, सभी खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो इनका बड़ा आइडियल मॉडल था। इनका जो मॉडल था, इनका कहना था कि देखिए बाजार जो है वो अपना स्वयं संचालित होगा, डिमांड जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई से डिमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप अगर उत्पादन करोगे तो लेबर को आप तनख्वाह दोगे, लेबर को तनख्वाह दोगे तो लेबर ही मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे, इस तरह से लेबर के द्वारा डिमांड क्रिएट होगा तो बाजार आपका संचालित होगा। लेकिन 1929-30 में आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी अपने कारणों से पूरा इनका इकोनॉमिक मॉडल टूट गया, बाजार में डिमांड गिर गया और बड़ी फजीहत हो गई। तो आगे चलकर जो अर्थशास्त्र पूंजीवादी मॉडल आया है उसका आधार एडम स्मिथ ने बन के जॉन मेनार्ड केन्स बनाते, इसको केनेसियन अर्थशास्त्र कहते हैं, केनेसियन अर्थशास्त्र। तो केनेसियन अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि जो जॉन मेनार्ड केन्स है, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इकोनॉमी को आप स्वतंत्र मत छोड़िए, क्योंकि इकोनॉमी को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो वो फिर नहीं संचालित हो पाएगा। उसमें डिमांड एक समय आएगा गिर जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी, मतलब आपका खरीदार कम हो जाएगा, विक्रेता ज़्यादा हो जाएगा तो मंदी आ जाएगी। इसमें इसने कहा कि राज्य को अब अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य को मांग प्रबंधन के लिए स्वयं काम करना चाहिए। राज्य को चाहिए कि मांग प्रबंधन के लिए काम करे। तो हियर द स्टेट हैड टू वर्क फॉर द डिमांड मैनेजमेंट। अगर डिमांड मैनेजमेंट राज्य नहीं करता है तो फिर अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पूंजीवादी राज्य है वह भी अब इसमें है निजी क्षेत्र के अंतर्गत। ये राज्य नियंत्रण की बात नहीं करता है अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र में रहने दीजिए, लेकिन राज्य को हस्तक्षेप करके डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कर लगाना चाहिए और कर के माध्यम से कुछ धन को खींचकर निर्धन लोगों में वितरण करना चाहिए। ताकि निर्धन लोगों में कैसे वितरण करना चाहिए, मतलब उसको सरकारी व्यय को बढ़ाना चाहिए, हाईवेज बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, ताकि इस गरीबों को रोजगार मिले। जो रोजगार मिलेगा तो उनमें क्रय शक्ति आएगी, तो बाजार में वस्तुएं खरीदेंगे, तो इस तरह से खुद ही मंदी खत्म हो जाएगी, तो मंदी समाप्त हो जाएगी। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था केनेसियन अर्थशास्त्र का, तो पूंजीवादी मॉडल में जो केनेसियन अर्थशास्त्र है, राज्य के इसका ये मॉडल है राज्य के हस्तक्षेप पर आधारित पूंजीवाद। राज्य के हस्तक्षेप पर आधारित पूंजीवाद। ओके, तो अब देखो राज्य के हस्तक्षेप पर आधारित पूंजीवाद तुम लोगों ने शायद
मेरे मेरे मैटर को पढ़ा होगा, मेरे मैटर को फिर एक बार आज आप लोग जाओगे, क्योंकि इकोनॉमी वाला जो होता है टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि घर पर जाकर फिर, इसलिए मैं पीडीएफ पहले भेज देता हूं, और आगे भी मैं जो क्लास लूंगा उसमें पीडीएफ पहले भेजता रहूंगा। मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि बिना पढ़े हुए आप लोग, तो इसलिए मैं पहले भेज देता हूं आपको। और आप लोग उस पीडीएफ को घर में बचाकर मत रखना, उसको आपको पढ़ना है। एक बार क्लास अटेंड करने से पहले पढ़ना है, दूसरी बार क्लास अटेंड करने के बाद पढ़ना है। कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। अब आप आराम से पढ़ सकते हो, मेरा ये कहना है कि ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो आप मतलब उसको पढ़ोगे तो देखोगे, एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल। सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल। अब ये सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल समझने में कहीं ना कहीं विश्व इतिहास की कमी आ रही है, क्योंकि जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तब सोवियत रूस की, तब आप रूस की बोल्शेविक क्रांति पढ़ोगे, वहां पर एक समाजवादी सरकार स्थापित हुई। ये राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था था, एक कंप्लीट राज्य नियंत्रण में अर्थव्यवस्था। तो मैं आपको यह कहना चाहता कि अभी तो आप लोग शायद न्यूज़पेपर वगैरह का कितना यूज कर पाते हो पता नहीं, लेकिन शीघ्र ही आप लोग कर पाओगे। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आप लोग न्यूज़पेपर को ज़्यादा बढ़िया ढंग से यूज कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज देखो, तो आज नेहरूवादी आर्थिक मॉडल पर चौतरफा अटैक होता है। कहा जाता है कि नेहरू ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, क्योंकि उनको ये कहते हैं कि भाई उन्होंने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को लाया, मतलब उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात आपको समझाएंगे कि उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाया, मतलब उन्होंने राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को रखा और निजी क्षेत्र पर बहुत भरोसा नहीं किया। लेकिन मैं उन महानुभावों से ये पूछना चाहता हूं कि पहले आप यह देखिए कि जिस समय नेहरू ने अपनी आर्थिक नीति, भारत को आज़ादी मिली और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अपनी आर्थिक नीति के संचालन के लिए आए थे, तो आर्थिक नीति के संचालन में उस समय उनके सामने इकोनॉमी मॉडल दो था। एक तो सोवियत रूस का मॉडल था जिससे वो बहुत प्रभावित थे, जो राज्य के नियंत्रण में। अब जैसे देखो दोनों में फर्क क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, केन्स से पहले, तो केनेसियन अर्थशास्त्र, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, जो एडम स्मिथ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो कहता था कि अर्थव्यवस्था को, बाजार को आप छोड़ दीजिए, बाजार की शक्तियों को अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो वह मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार बाजार की शक्तियां खुद संचालित होगी और सब तक पैसे पहुंच जाएगी, सब तक रोटी पहुंच जाएगी, सभी तक संपन्नता पहुंच जाएगी। किसी को उसमें कोई पुनर्वितरण करने की आवश्यकता नहीं है। और केनेसियन अर्थशास्त्र जब आया तो उसने देखा कि भाई ये इस जो भविष्यवाणी थी एडम स्मिथ की सही नहीं हुई, सभी तक नहीं पहुंच पाई, तभी तो डिमांड कम हुआ। अगर सभी तक पहुंचता रहे तो डिमांड कम क्यों होगा, फिर मंदी क्यों आएगी। उसने कहा कि नहीं, राज्य को डिमांड क्रिएट करने के लिए काम करना चाहिए। तब धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा सा वेलफेयर वर्क शुरू हो गया। क्योंकि अब देखो, जैसे अब अमेरिका में देखो, रूजवेल्ट ने क्या किया, लोगों को रोजगार देने के लिए उसने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया, एक आवास योजना लाई। उस आवास योजना में जितनी अमेरिका का स्लम था, गंदी बस्तियां थी, वो सब आधुनिक बस्तियों में तब्दील हो गई, मकानों का निर्माण करवा दिया। जैसे उसी पैटर्न पर यहाँ पर इंदिरा आवास योजना भारत में लाई गई। तो उससे क्या होता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, गरीबों को की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। तो आप जैसे गरीबों के विकास के लिए काम करोगे तो गरीब भी आपके लिए काम करता है। तो कुल मिलाकर आप देखते हो यहाँ पर कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि राज्य हस्तक्षेप पर जो आधारित पूंजीवाद था, वो भी कोई एडम स्मिथ या फ्री इकोनॉमी की बात अब नहीं रही। अब राज्य का हस्तक्षेप पूंजीवादी मॉडल में भी था
और राज्य का और समाजवादी मॉडल में तो राज्य का पूरा नियंत्रण था। समाजवादी मॉडल यह मानकर चलता था कि नहीं, हम बाजार की शक्तियों पर नहीं छोड़ेंगे, हम आर्थिक पुनर्वितरण करेंगे, धनी लोगों से छीन को और निर्धन में उसका वितरण करेंगे। तो रूस ने क्या किया, भूमि का सामूहिकीकरण कर दिया, मतलब निजी संपत्ति लैंड में समाप्त कर दिया, सारे लैंड को सामूहिक नियंत्रण में रख दिया, सारे उद्योगों को राज्य नियंत्रण में रख दिया स्टालिन ने। तो इस तरह से और पंचवर्षीय योजना लाई। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले सोवियत रूस में आई थी। आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना का पता नहीं, नाम सुना होगा या नहीं, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने उस योजना को, योजना आयोग को बंद कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग को स्थापित किया। तो एक निखिल मेनन है, वो कहते हैं कि 1951 में योजना शुरू हुई थी और 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था और 1950 में ही मोदी जी का जन्म हुआ था और मोदी जी ने फिर अंत में योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को लागू किया। तो आप लोग तो नीति आयोग के युग में आए हो, तो पता नहीं योजना आयोग से आप लोग वाकिफ हो या नहीं। तो जो योजना लागू हुई, उस योजना में, योजना का मतलब सोवियत रशिया ने योजना शुरू की। योजना का मतलब हुआ कि पूरी इकोनॉमी अब राज्य के नियंत्रण में रहेगी। क्या योजना आयोग लोग जानते हैं ना, क्या बोल रहे हैं? यस है। तो क्योंकि अंकुर हमारे और आपके बीच दुभाषीय का काम करता है, पता है। तो ही इज प्लेइंग ए वेरी ग्रेट रोल एज ए ब्रिज बिटवीन अस। मतलब अंकुर के माध्यम से हमको सूचना मिलती चलती है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं आपको बताना चाहता कि इस तरह से तो योजना वहां पर पंचवर्षीय योजना लागू हुई और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक पुनर्वितरण होता था। आर्थिक पुनर्वितरण का मतलब हुआ कि राज्य निर्धारित करती थी किस चीज का कितना उत्पादन होगा, किस टारगेट ग्रुप तक ले जाया जाएगा। तो सोवियत रशिया का दावा था कि जो पूंजीवादी मॉडल है उसमें धनी और भी धनी होते हैं और गरीब और भी गरीब होते हैं और गरीबों को सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि मनु का कहना है कि भाई राज्य निजी क्षेत्र में होता है और निजी क्षेत्र तो अपने लाभ के लिए काम करता है। निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करता है। तो जब निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए काम करता है तो वह तो गरीबों को देखेगा नहीं, तो निर्धन लोग निर्धन ही रह जाते हैं। लेकिन सोवियत रूस का जो मॉडल है उसमें राज्य एक्टिव काम करके धनी लोगों से एक्स्ट्रा छीनकर निर्धनों में बांटता है। तो ये मॉडल को लगा और यह इसमें योजना आयोग का गठन करके योजना का किया गया। तो अब आप बताइए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे तो उसमें वो कौन इकोनॉमिक ढांचे को अपनाते? तो इकोनॉमिक ढांचे में उनको जाहिर है कि उसमें पूंजीवाद में भी केनेसियन अर्थशास्त्र लागू हो गया था, तो राज्य हस्तक्षेप पर आधारित व्यवस्था तो जरूर होगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता कि मोदी जी के सामने जो विकास को मॉडल को जो प्रेरित कर रहा है, एक तो सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल है, क्योंकि उन्होंने देखा कि सोवियत रूस एक कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और उसने जो समाजवादी मॉडल को लागू किया तो उसने पूरी अर्थव्यवस्था को तेजी से परिवर्तित कर लिया, चेंज कर लिया और ऐसा ट्रांसफॉर्म किया कि मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताऊंगा। यह वह सोवियत रूस बन गया कि बाद में जब जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला किया तो सोवियत रूस जर्मनी को निगल गया। हिटलर को हराने का श्रेय सोवियत रूस को है, स्टालिन को, और वो इसलिए संभव हुआ कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और दूसरा देख तो बॉम्बे प्लान। अब ये बॉम्बे प्लान का क्या चक्कर है? तो बॉम्बे प्लान का मतलब है कि 8 उद्योगपतियों ने 1944-45 में एक योजना स्वतंत्र रूप से बनाई। और आपको आश्चर्य होगा कि वैसे अगर यूरोप में अगर आप पूंजीपति या उद्योगपति को देखोगे तो यूरोपीय पूंजीपति और उद्योगपति हमेशा यही कहते हैं या उनकी मंशा यही होती है, उनका ये कहना होता है यूरोपीय पूंजीपति और उद्योगपतियों का कि देखिए सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ना करे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो बॉम्बे प्लान के जो प्रतिपादक थे उल्टा नेहरू की सरकार को इनवाइट किया कि आप अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करिए और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम, राज्य को भूमि सुधार करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करिए और अर्थव्यवस्था में आप भाग लीजिए, राज्य हस्तक्षेप करे। क्योंकि उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था इतना पिछड़ा हुआ है तो निजी क्षेत्र भी तरक्की नहीं करेगा जब तक राज्य कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर देगा। तो देखिए अब बॉम्बे प्लान भी कह रहा है कि राज्य का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। इधर सोवियत रूस और जापान की औद्योगिक सफलता, पंडित नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य ही
1927 में जो रूसी क्रांति 1917 में रूसी क्रांति हुई और 1927 में नेहरू जी ने सोवियत रूस की यात्रा की और सोवियत रूस में जो उन्होंने सुधार और समृद्धि देखी तो उनका मन मचलने लगा कि भारत को आजादी मिले और हम भी समाजवादी मॉडल जैसा कुछ लागू करें। तो उनका था। दूसरी बात है कि सोवियत रूस एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में और दुनिया की दूसरी महाशक्ति बन गया और एशिया का पहला देश, जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखोगे, जो औद्योगिकृत देश के रूप में इमर्ज किया, एशिया का पहला देश, दैट वाज जापान। और जापान एक एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। आज जापान को आप देख रहे हो। एक समय था कि जापान ने चीन को इतना पीटा हुआ है, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखोगे, यू विल सरप्राइज दैट यही टाइनी कंट्री वो जापान है, जो जापान ने चीन को इतने ढंग से दबाया है और इतना जमकर पीटा हुआ है। और नेक्स्ट वन देखते हो कि नेहरू का समाजवाद। अब नेहरू का समाजवाद को कहते हैं हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि देखो, अब नेहरू के साथ है कि जैसे समाजवाद में नॉर्मली क्या होता है कि आर्थिक समानता का लक्ष्य रखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो नेहरू भी आर्थिक समानता के लक्ष्य को पाना चाहते थे, लेकिन उनको हाइब्रिड इसलिए कहते हैं, मतलब दोगले किस्म का समाजवाद, क्योंकि एक तरफ वह सोवियत रूस से समानता का मॉडल ले रहे हैं और पश्चिमी देशों से व्यक्ति की स्वतंत्रता का मॉडल ले रहे हैं। क्योंकि देखो, सोवियत रूस में एक दिक्कत थी, जब विश्व इतिहास पढ़ोगे तो समझोगे कि सोवियत रूस में समाजवाद ने आर्थिक विकास का काम तो किया, आर्थिक समानता भी बहुत हद तक लाया, लेकिन उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया, व्यक्ति को आजाद नहीं रहने दिया, व्यक्ति को रेजिमेंट करके रख लिया और इसी कारण से मॉडल टूटा भी। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि देखिए, हमें आर्थिक समानता चाहिए, लेकिन हम यह आर्थिक समानता व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्य पर नहीं लाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बची रहे, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो आधारित आर्थिक समानता होगी वो हमें पसंद नहीं। वो आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल करने। और एक मैं आपको बताना चाहता, आर्थर लेविस का मॉडल, आर्थिक विकास का मॉडल। एक अर्थशास्त्री है आर्थर लेविस, मैंने यहां इनको दे दिया है। जैसे देखो, जितनी बात मैंने दी है ना, मैंने सिर्फ इस सबको मैंने लिख दिया है। आर्थिक मंदी के पश्चात केनेसियन अर्थशास्त्र पर आधारित, जैसे सोवियत रूस, जापान की औद्योगिक सफलता, और यहीं पर हमने आर्थर लेविस का आर्थिक मॉडल भी दिया है कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल कहीं ना कहीं आर्थर लेविस के मॉडल पर आधारित था। इस मॉडल के अनुसार एक अविकसित अर्थव्यवस्था में एक कृषि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है, जहां अधिक श्रम उपलब्ध होता है। अगर उस श्रम को दूसरे क्षेत्र में लगा दिया जाए तो उससे कृषि उत्पादन कम नहीं होगा, और वहीं औद्योगिक क्षेत्र में उन श्रमिकों की उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी। इससे सभी क्षेत्रों का परस्पर विकास होगा। जैसे मैं बताता हूं अभी उदाहरण से, तब आप समझ में आएगा। जैसे देखो, आर्थर लेविस का कहना है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपका औद्योगिक क्षेत्र छोटा है और लगभग 85% कृषि क्षेत्र है, यानी 85% कृषि में लोग लगे हुए हैं। तो उसका कहना है कि आप इसमें से अगर 10% लोगों को निकालकर उद्योग में ले जाओगे, इससे कृषि उत्पादन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका इतने लोग कृषि में लगे हुए हैं, तो उससे आपको कृषि पर और भी ज्यादा जनसंख्या की निर्भरता के कारण कृषि भी पिछड़ रही है। इसमें अगर 10% लोगों को आप उद्योग में लगा दोगे, इससे आपका औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। और जब औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा, मतलब जैसे आप 10% लोगों को उद्योग में लगाओगे, मशीन खरीदोगे, 10% लोगों को उद्योग में लगाओगे, तो क्या होगा, आपका ओवरऑल उद्योग का ग्रोथ होगा, तो आपका राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। आपका राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आप फिर और उद्योग लगा दोगे और फिर 10% को उद्योग में खींच लोगे, उससे और भी आपका उद्योग बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय और बढ़ेगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो और मशीन लगा लोगे, उद्योग लगा, और फिर इससे और जनसंख्या को खींचोगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की जनसंख्या में प्रॉपर संतुलन आ जाएगा, आप विकसित देश बन जाओगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लगता था कि अगर भारत का विकास करना है तो भारत का फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तीव्र औद्योगिकरण करना पड़ेगा, तभी भारत एक शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बन सकता है। तो ये आर्थर लेविस का मॉडल था। अब यहां पर हमने आपको ये डायग्राम दिया। इस डायग्राम को आप लोग देख रहे होंगे। नेहरूवादी आर्थिक मॉडल का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण, मतलब पीछे से नेहरू ने सोवियत रशिया से प्रेरणा लेकर
जापान से प्रेरणा लेकर आर्थर लेविस के मॉडल से प्रेरणा लेकर नेहरू जी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि अगर भारत का विकास होना है तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन आवश्यक है। अगर भारत का विकास होना है तो तीव्र औद्योगिकरण भारत को चाहिए ही चाहिए। उन्होंने इसलिए उनका लक्ष्य बनाया, उन्होंने तीव्र औद्योगिकरण जो यहाँ पर मॉडल में आपको लिखा हुआ है, और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को लागू करने का निर्णय लिया। 1950 में योजना आयोग गठित किया और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनाई। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई तो अब औद्योगिकरण की सफलता के लिए कृषि सुधार आवश्यक। जैसे पंचवर्षीय योजना ने पहले यह तय किया कि देखिए, अगर हमको औद्योगिकरण अगर करना है, तीव्र औद्योगिकरण, ओके, तो तीव्र औद्योगिकरण के लिए हमको पहले उसका बेसिक फाउंडेशनल मॉडल तैयार करना होगा, क्योंकि अगर फाउंडेशनल मॉडल हमारा तैयार नहीं होगा तो हमारा तीव्र औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। तो अब क्या उसने किया है उसको देखिए। यहां पर थोड़ा मैं फिर आपको एक ये कहता हूं, जैसे देखो, ये है उद्योग, और ये है कृषि। यह है कृषि। तो अगर आपके उद्योग को तरक्की करनी है तो पहले कृषि को भी तरक्की करानी पड़ेगी। कृषि को इसलिए तरक्की करानी पड़ेगी तो अगर आपकी कृषि तरक्की नहीं करती है, ओके, तो उसमें एक दिक्कत आ जाएगी, फिर आपका औद्योगिकरण की तरक्की नहीं हो पाएगी। क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था आपके उद्योगों को दो रूपों में सपोर्ट करती है। एक, कच्चे माल देती है। अगर आपको उद्योग स्थापित करना है तो कच्चे माल आता है कृषि क्षेत्र से, और दूसरा, कृषि क्षेत्र आपको बाजार देता है। एक कृषि आपको कच्चे माल देता है और दूसरा कृषि आपको बाजार देता है। तो ध्यान रहे, कृषि के माध्यम से आपको कच्चे माल भी मिलेगा और कृषि के माध्यम से आपको बाजार भी मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। तो कृषि उद्योग को कच्चे माल देगा और बाजार देगा। तो जब तक आपका कृषि सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक बाजार नहीं। और कृषि को विकास करना है तो सिंचाई का विकास करना होगा, ओके। और सिंचाई के विकास के साथ आपको उद्योग बनाने हैं तो ऊर्जा का ही विकास करना पड़ेगा। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या तय हुआ, इसको देखिए। तो औद्योगिकरण की सफलता के लिए कृषि आवश्यक, तो पहले हुआ। अब कृषि सुधार करोगे तो दो प्रकार का सुधार होगा। एक प्रकार का सुधार है, उसको कहेंगे संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार का मतलब हुआ कि कृषि में जैसे दो तरह का सुधार होता है। एक को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दूसरे को कहते हैं तकनीकी सुधार, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो जो संस्थागत सुधार होता है उसमें कृषि संबंधों में परिवर्तन लाया जाता है, और जो तकनीकी सुधार होता है, तकनीकी सुधार में आप देखेंगे कि जैसे हरित क्रांति, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब आप तकनीकी का उपयोग करते हो तो उसको कहते हैं तकनीकी सुधार। तो पहले नेहरू जी की सरकार ने संस्थागत सुधार पर बल दिया। उनका संस्थागत सुधार से उनका मानना यह था कि पहली समस्या तो कृषि में है कि कृषि में जो संबंध है वो अन्यायपूर्ण संबंध है। अन्यायपूर्ण संबंध है मतलब इनजस्टिस है। इनजस्टिस उनका कहना है इस तरह से है कि कृषि में जमींदार हैं जो बिचौलिए की तरह खेती तो नहीं करते हैं, उत्पादन का एक बड़ा अंश खाते रहते हैं, किसानों से लेते हैं और खुद खेती नहीं करते। तो वैसे जमींदारों से किसानों को मुक्त किया जाए, इसके लिए पहला कदम उन्होंने उठाया जमींदारी उन्मूलन, ओके। फिर भूमि हदबंदी। भूमि हदबंदी, हाँ नहीं, उल्टा हो गया। इसको रैयतों की सुरक्षा को दूसरा में आप लोग रख दीजिएगा। रैयतों की सुरक्षा दूसरा, जमींदारी उन्मूलन के बाद दूसरा था रैयतों की सुरक्षा। रैयतों की सुरक्षा का मतलब है कि पहले मैं जमींदारी उन्मूलन के बारे में बताऊं। ये आसान काम नहीं, बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि आप तो अभी संविधान पढ़ते हो तो मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा। तो जिस समय संविधान सभा में बात चल रही थी तो नेहरू जी की इच्छा थी कि हम संपत्ति का अधिकार उसमें ना डालें, क्योंकि उनको डाउट था कि संपत्ति का अधिकार डालने से, क्योंकि उनका तो समाजवाद का लक्ष्य था,
तो समझते थे अगर संपत्ति का अधिकार डाल दूंगा तो आगे प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जो वल्लभ भाई पटेल थे वो कहते थे जब तक आप संपत्ति का अधिकार नहीं डालेंगे तो उसमें जो भारत के जो निवेशक हैं और पूंजीपति हैं उनको आत्मविश्वास भारतीय मॉडल पर नहीं आएगा, इसलिए संपत्ति का अधिकार डालना आवश्यक है। 1950 तक तो स्वयं वल्लभ भाई पटेल भी जीवित रहे थे संविधान बनने तक, तो नेहरू जी ने उनके दबाव में डाल दिया। अब समस्या ये आई कि जब 1949 में जब गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी और गोविंद बल्लभ पंत की सरकार नहीं, मतलब गोविंद बल्लभ पंत समिति बनी और वो समिति ने जमींदारी की अनुशंसा की, तो यही तय हुआ कि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाए, मतलब जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो देखो, अब कृषि राज्य सरकार का विषय था, केंद्र सरकार का विषय नहीं था। तो फिर राज्य सरकार को इस पर निर्णय, राज्य सरकार को अनुशंसा कर दी गोविंद बल्लभ पंत समिति ने केंद्र में कि आप लोग अपने अपने यहाँ जमींदारी उन्मूलन को लागू करिए और इसको समाप्त करिए। कोई क्वेश्चन क्या? कंटेक्स्ट ऑफ मनीषा, मुझे समझ में नहीं आता कि अभी गांधी जी ने भगत सिंह को बचाया या नहीं बचाया। अभी आप लोग नेहरूवादी मॉडल पढ़ रहे हो। मनीषा, जब मुद्दे से हटकर जब बात करोगे तो पूरा का पूरा क्लास जिसमें हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमने गांधी और भगत सिंह पर यूट्यूब में एक लेक्चर लिया है। आप मेरे नाम के साथ यूट्यूब पर लेक्चर डालोगे तो आपको गांधी और भगत सिंह का ये मुद्दा मिल जाएगा। तो कोई नया मुद्दा नहीं है और मैंने बड़ा शिद्दत से उस लेक्चर को लिया है, इसलिए आप उसको सुनिए। लेक्चर को संभवतः 47 मिनट 48 मिनट का लेक्चर होगा और उस लेक्चर में आपको गांधी और भगत सिंह, इन दोनों में भगत सिंह की मतलब गांधी जी की गलती थी या नहीं थी, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन प्लीज यहाँ पर आप लोगों से मैं एक ही अनुरोध करूंगा, अब आप लोग काफी समझदार हो चुके हो, जिस जो टॉपिक चलता रहे ना उसी टॉपिक पर बात हो, क्योंकि अकेला कोई बच्चा इस पर नहीं होना। तुम्हारे साथ हजारों बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं कोई ऐसा प्रश्न जो इस विषय से संबंधित नहीं है कहीं अन्यत्र चला जाऊं तो पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे पास समय की भी आप तो जानते ही हो। इसलिए अभी आप तन्मय होकर, मनीषा, अभी आपका ध्यान भी नहीं जाना चाहिए था गांधी भगत सिंह पर, होना ये चाहिए था। इसका मतलब है कि नेहरू का जो हम आर्थिक सुधार कर रहे हैं वहां पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान भटक चुका है। और मैं सारे बच्चों से यह अनुरोध करता हूं कि आपका ध्यान ना भटके, आप मुद्दे पर हमेशा रहिए। ओके, तो देखो, अगर मुद्दे से बाहर का क्वेश्चन हो अंकुर, तो इनको, अंकुर, मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि आप इनको मैसेज करके रिक्वेस्ट कर लो। हाँ, तो और मतलब गांधी और भगत सिंह यूट्यूब पर आप मेरे नाम से लेक्चर डालिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप आराम से सुन लेना, प्यार से सुन लेना, रात में कभी शांत में अकेला जब भी आपको टाइम हो। तो जमींदारी उन्होंने, जब गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने जब अनुशंसा की कि राज्य सरकारों के भी आप लोग जमींदारी उन्मूलन करिए, तो राज्य सरकारों ने निर्णय लिया। तब तक संविधान लागू हो गया और संपत्ति का अधिकार लागू हुआ। और संपत्ति का अधिकार आपको पहले अनुच्छेद 19(1) में भी था, अब उसमें 6 ही बच गए हैं, और अनुच्छेद 31 में भी था। तो क्या हुआ कि जिस समय वो लागू हुआ बस उसी समय बिहार के एक जमींदार थे कामेश्वर नारायण सिंह, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो आपने पढ़ा होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी उन्मूलन कानून को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। कहा कि भाई ये संपत्ति के अधिकार के खिलाफ है। अब तो नेहरू की सरकार बड़ी मुसीबत में पड़ गई कि भाई तो जमींदारी उन्मूलन हो ही नहीं पाएगा। तो माय स्टूडेंट्स, पहले आम चुनाव से पहले पहला संविधान संशोधन हमारा 1951 में जमींदारी उन्मूलन के मुद्दे पर ही हुआ, और उसमें जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार में जो 31 था उसको डाइल्यूट किया, और 31 में 31A और 31B जोड़ा गया। 31A और 31B, ये दोनों को जोड़ा गया। और
31A और B में जो नेहरू की सरकार थी उसमें 31 क या ख, तो जो 31 ख था या जो 31B था उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान की। और आप लोगों को पता होगा कि पहले 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जुड़ी, तो जितनी भी लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून थे उसको 9वीं सूची में रख दिया गया। और अगर कोई कानून 9वीं सूची में, मतलब उसको एक तरह से समझो तो भूत से बचाने के लिए भगवान की देहरी बना दी गई कि जो कानून 9वीं अनुसूची में रहेगी उसको जुडिशियरी टच नहीं करेगी। तो खैर जुडिशियरी ने अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन जुडिशियरी ने एक बार 2007 में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब किसी वर्डिक्ट में ये स्पष्ट किया था कि अगर हम चाहें तो हम 9वीं अनुसूची को भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी आ गई ना। तो कोई ऐसा वैसा कानून बनाकर अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल दोगे, तो अगर कोई ऐसा वैसा कानून बनाकर अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है। तो खैर अब बेसिक स्ट्रक्चर वाली अवधारणा आ गई, अब जानते ही हो। इस तरह से ये हुआ। तो खैर नया संविधान संशोधन हुआ, फिर राज्य सरकार ने अपने अपने क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन के लिए कदम उठाए। लेकिन उसमें एक बड़ी चूक हुई। बड़ी चूक ये हुई कि जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाए गए वो नाकाफी थे। क्योंकि एक तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, शायद अब आपको याद हो गया, भूल गए होंगे, कुछ बच्चे तो जरूर याद रखा होगा, मेरा विश्वास है कि जब मैंने अस्थाई बंदोबस्त आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने जीरात लैंड और कास्ट लैंड दो बताए थे। कास्ट लैंड में मैंने कहा था रैयत खेती करते थे और जीरात लैंड जमींदारी की निजी भूमि थी। तो इसमें क्या हुआ कि कास्ट लैंड को समाप्त कर दिया गया, मतलब जहां पर रैयत खेती करते थे उन रैयतों को स्वतंत्र कर दिया गया। लेकिन जहां जमींदार का जो जीरात लैंड है वो उनको जोतने के लिए छोड़ दिया गया कि जमींदार अपने जीरात लैंड को जोत सकते, मतलब उनका निजी भूमि रह गई। तो भाई जमींदारों के पास जीरात लैंड भी तो बहुत ज्यादा था, हजारों, कुछ जमींदारों के पास जीरात लैंड हजारों बीघे में था। तो प्रैक्टिकली तो ग्रामीण क्षेत्र में जमींदार रह ही गए। एक चूक ये हुई। दूसरी बात है कि जो कास्ट लैंड उनसे छीन कर रैयतों को दे दिया गया, मतलब रैयतों को उसका स्वामी बना दिया गया। जिसका जो लैंड था, पहले रैयत स्वामी नहीं थे, रैयत को स्वामी घोषित कर दिया गया। उसके बदले भी जमींदारों को थोड़ा कंपनसेशन मिला। और सबसे बढ़कर जमींदारों के अंतर्गत बहुत बड़ी भूमि का भाग रह गया जो आगे भूमि हदबंदी करनी पड़ी। भूमि हदबंदी का मतलब है लैंड सीलिंग। रैयतों की सुरक्षा का मतलब यह हुआ कि जो रैयत थे वह रैयत में दो समस्या रैयतों के सामने थी। एक तो भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा था। भू राजस्व की दर लगभग कुल उत्पादन का 1/4 भाग था। इन भू राजस्व की दर को कम करके 1/4 से 1/6 भाग किया गया। दूसरा कि रैयतों को भूमि के स्वामी के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया, तो रैयतों का सुरक्षा मिल गई। अब आगे चलकर सरकार ने महसूस किया कि भाई जमींदार तो रह ही गए, लोगों के पास बहुत बहुत ज्यादा लैंड है। 1959 में नागपुर में कांग्रेस की बैठक हुई, यानी कांग्रेस के, उसमें तो 1959 तक तो आप मान के चलिए कि अगर एक्सेप्ट एक केरला को ले लेंगे जहां पर पहला कम्युनिस्ट सरकार केरला में स्थापित हुई, उसको भी तो नेहरू जी के सामने में ही अनुच्छेद 356 का पहला दुरुपयोग उसमें हुआ और केरला में भी तो सरकार को गिरा ही दी गई। लेकिन चलिए कम से कम ऐसा हुआ कि 1959 को, नहीं तो बाकी जितने भी प्रांत थे उसमें कांग्रेस की सरकारें थी। तो तय यह हुआ कि जो कांग्रेस की सरकार है, चूंकि इसलिए नागपुर में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में राज्य सरकारों को कहा कि आप लोग भूमि हदबंदी को लागू करिए, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ एक सीमा लैंड पर लगा दीजिए और उससे ज्यादा जिसको लैंड है उसको छीन लीजिए और छीन कर लैंड निर्धनों में बाद में उसका वितरण होगा। चकबंदी तो आगे बताऊंगा, पहले हदबंदी समझो ना। हदबंदी का मतलब होता है अंग्रेजी में लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ भूमि पर सीमा निर्धारित करना। अब चकबंदी क्या होती है तो आगे बताऊंगा ही ना, तो चकबंदी समझ ही जाओगे। अभी फिलहाल लैंड सीलिंग तो समझो। लैंड सीलिंग का मतलब हुआ भूमि हदबंदी। हदबंदी का मतलब हुआ कि भूमि पर एक प्रकार की सीमा लगा दी गई कि भाई इतना अधिक से लोग भूमि नहीं रख सकता। अब उसमें एक समस्या उसमें भी आई। भूमि हदबंदी कानून को तो लागू किया गया, लैंड सीलिंग कानून को तो लागू किया गया, लेकिन उसमें एक समस्या यह आ गई कि
ये राज्य सरकार को लागू करना था, और राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं वोट के कारण, वोट की राजनीति के कारण जमींदारों से साठगांठ था। तो जो लैंड होल्डर्स थे उनको बहुत ज्यादा डोनेशन वगैरह भी मिलता था। तो राज्य सरकार कोई स्ट्रांग डिसीजन लिया नहीं, और उन लोगों ने एक तो सीलिंग की जो दर थी, जो लैंड भूमि की हदबंदी थी, सीमा थी, वो सीमा को बहुत ज्यादा करके रखा। मान लो किसी को 100 एकड़ अगर सीमा कर दो, 100 बीघे कर दो, 50 बीघे कर दो। नंबर 1 गलती ये हुई। और दूसरी गलती उन्होंने यह की कि इसका जो भूमि की सीमा निर्धारित होनी चाहिए थी, वो एक परिवार पर होनी चाहिए थी कि एक परिवार के पास इतनी ही भूमि हो। तो परिवार पर न करके व्यक्ति पर निर्धारित कर दिया। और व्यक्ति में तो आप समझ सकते हो, ये तो एक तरह से जिसके पास जनसंख्या, जैसे अभी नॉर्थ और साउथ इंडिया में क्या देखते हो कि अभी जो आप देख रहे हो कि जो फिर एक बार जब रीअरेंजमेंट हो रहा है सीट्स का, तो समस्या आ रही कि साउथ की जनसंख्या कम है और नॉर्थ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो साउथ के लिए एक इंसेंटिव हो गया कि भाई अब लोकसभा चुनाव में उसको कम सीटें मिलेगी और उत्तर भारत में बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली ये समस्या जमींदारी उन्होंने भी होगी। भाई व्यक्ति पर आप दे रहे हो तो इसका मतलब कोई, इसके पास ज़्यादा बेटे हैं तो उनको ज़्यादा लैंड मिल जाएगा, जिसके पास कम बेटे हैं उनको कम लैंड मिलेगा। और फिर इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, जिसके पास कम बच्चे हैं कम लैंड हुआ, और जो जिनके दादा दादी बहुत पहले मर चुके थे, परदादा मर चुके थे, उनके नाम पर भी लैंड, तो लैंड उसमें तो कंप्यूटराइज नहीं था, तो लैंड खोजना ही मुश्किल हो गया। और तीसरा ये हुआ कि चूंकि लैंड सीलिंग कानून को लागू करने में लोगों ने लेट किया था, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपने लैंड का अपने संबंधियों के नाम पर बेनामी हस्तांतरण कर दिया। बेनामी हस्तांतरण का मतलब हुआ कि जब उसको लैंड रेवेन्यू जब उसको सरकारी डिपार्टमेंट पूछना ही कहेगा मेरा लैंड नहीं, मेरे संबंधी का लैंड है, उसको बेनामी हस्तांतरण। तब बेनामी कानून नहीं होता था, अब बेनामी कानून है। अब कोई रिस्क नहीं ले सकता, अगर किसी और के नाम पर आप लैंड किए तो उसी का हो जाएगा। तब ऐसा नहीं था, अगर तब ऐसा होता तो ऐसा लोग नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो लैंड सीलिंग का जो प्रोविजंस था, वो प्रोविजंस कुल मिलाकर फ्लॉप कर गया, मतलब नहीं हो सका। अब कहते हैं भूमि चकबंदी। भूमि चकबंदी का क्या मतलब हुआ? जैसे पहले क्या था कि लैंड का प्लॉट बड़ा बड़ा होता था, आपको याद होगा। तो ब्रिटिश शासन के समय, अभी आपने चकबंदी पूछा था, सुन लीजिए। ब्रिटिश शासन के समय एक समस्या ये आई, समस्या नहीं मतलब हाँ, भूमि पर निजी स्वामित्व लागू किया गया और भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, तो लैंड बटकर छोटे छोटे होते चले गए। अब नौबत क्या थी, एक किसान के पास 5 बीघे लैंड है, इन 7 जगह पर है, तो उसको 7 जगह पर हल ले जाना पड़ता है, तो उसकी इफिशियंसी, उसकी क्षमता, दक्षता कम होती थी। हर जगह हल ले जाओ, बैल ले जाओ, खेती करो, उसे अच्छे ढंग से खेती नहीं होती थी। एक लैंड यहाँ है, एक लैंड 2 किलोमीटर दूर है, उससे वो किसानों को समस्या होती। तो सरकार ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, किसानों के बीच आपस में एडजस्ट करके और लैंड का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चकबंदी का मतलब हुआ कि एक ही जगह पर सबका लैंड कर देते हैं। जैसे आप क्या यहाँ लैंड है तो आपको इनका आप वहाँ लैंड ले लीजिए, उसके बदले आप इनको यहाँ पर लैंड दे दीजिए। तो सबका प्लॉट इसका उधर करके, इसका इधर करके, सभी लैंड को जोड़ के और एक ही जगह पर अगर उसको 5 बीघे जमीन हो जाएगी तो बहुत अच्छे से खेती कर पाएगा। इससे भूमि का उत्पादन बढ़ जाएगा, और नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े में हल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था उसका। तो ये पंजाब में सफल हो गया, हरियाणा में सफल हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल हो गया। लेकिन बाकी जगहों पर, बिहार अगर हमें या बाकी प्रांतों में सफल नहीं हुआ। कई जगह तो चकबंदी के अधिकारी भी पीटे गए और लाठियां चल गई, क्योंकि किसान एक दूसरे के साथ लैंड एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसको कहते हैं भूमि चकबंदी को अंग्रेजी में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। तो ये समस्या आई। तो पहले तो यही सुधार हुआ। अब जब तकनीकी सुधार की बात करोगे तो तकनीकी सुधार मैं आपको बताऊंगा कि जो तकनीकी सुधार है, ये तकनीकी सुधार बेसिकली मतलब ये नेहरू के बाद हुआ। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्योंकि उनके साथ दिक्कत क्या हुई मैं बताता हूं। 1965 में
इंडिया, मैं आपको विदेश नीति बताऊंगा, 1965 में इंडिया, भारत ने पाकिस्तान से एक युद्ध लड़ा। तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को शिकस्त दी, मतलब पाकिस्तान पूरी तरह तो नहीं हारा, लेकिन कम से कम पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। तो अब अमेरिका का पार्टनर था पाकिस्तान, वो एक सीटो संगठन एशिया में था, दक्षिण पूर्व एशिया में, उसका भी अमेरिका की पहल पर बनी थी, उसमें भी पाकिस्तान मेंबर था। एक सेंट्रो था बगदाद पैक्ट, उसमें भी पाकिस्तान मेंबर था। तो अमेरिका डायरेक्ट पाकिस्तान के पक्ष में वॉर में तो नहीं उतरा, लेकिन अमेरिका बहुत ग्रीव्ड था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मतलब भारत को उसने मैंने कुछ शर्तें दी और कहा कि भाई हम अब जो हम PL 480 के तहत जो वहां से गेहूं का सप्लाई अमेरिका से होता था उसको रोक दिया। वहां लिंडन जॉनसन की गवर्नमेंट थी। तो इस पर लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि यार अगर विदेश नीति में अपनी आवाज को बुलंद करनी हो विदेश नीति में, तो हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम खाद्यान्न के मामले में अमेरिका से जब हम खाद्यान्न का अनुदान ले रहे हैं, मतलब सॉफ्ट लोन ले रहे हैं, हम अमेरिका से कैसे बात कर सकते हैं? मैंने आप किसी का खाते हो तो उसे कैसे आप जोर तलब कर सकते हो? उन्होंने नारा दिया कि हमारे जवानों ने तो पाकिस्तान को मजे चखा दिए, अब किसान दुनिया को मजे चखाएगी। हमारे किसान आत्मनिर्भर बनाएगी हिंदुस्तान को और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जय जवान जय किसान का यही नारा हरित क्रांति की पीठिका बनी। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, बस पाकिस्तान के वॉर कर 1966 में उनका डेथ ही हो गया, मतलब वही जनवरी में 1966 में। और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसने इस कार्यक्रम को, हरित क्रांति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और इस हरित क्रांति को भी मैंने यहाँ पर मैंने सारा कंटेंट आपको दे रखा है। बस आपको थोड़ा सा श्रम करना है कि इसको पढ़ते जाना है और आप लोग इसमें काबिल हो, आप पढ़ लोगे इसको। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि भूमि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार के बाद तकनीकी सुधार को प्राथमिकता दी गई और इसी का परिणाम था हरित क्रांति। भारत पाक युद्ध के बाद, भारत पाक युद्ध के समय अमेरिकी रुख तथा अमेरिका के द्वारा PL 480 के तहत आर्थिक सहायता रोके जाने की प्रतिक्रिया में भारत ने खाद्य सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता दी। इसी क्रम में जय जवान जय किसान का नारा आया। लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने हरित क्रांति की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि निर्मित की, परंतु वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में हुआ। मैक्सिको के गेहूं, मैक्सिको में एक उसको कहते हैं ड्वार्फ वेराइटी, मतलब ड्वार्फ वेराइटी ऑफ गेहूं मैक्सिको से आया था और वहीं डेवलप हुआ था उसका ये प्रजाति के साथ रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर वहीं से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर। कीटनाशक और सिंचाई, मतलब इसका कॉम्बिनेशन था। केमिकल फर्टिलाइजर दोगे और सिंचाई, वो केमिकल फर्टिलाइजर अगर दोगे, जैसे आप केमिकल फर्टिलाइजर दोगे और पानी नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा, तो पानी देना पड़ेगा, और पानी दोगे तो कीड़े लग जाते थे, तो रासायनिक कीटनाशक देना पड़ेगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होता था उसमें हरित क्रांति में, और उसके माध्यम से हरित क्रांति को आगे बढ़ाया। आप में से तो बहुत सारे कृषक परिवार से होगे तो इस टेक्निकलिटीज को समझते होगे। और फिर आप देखोगे कि फिर खाद्यान्नों का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर, इसको देखो उपलब्धियां क्या होगी, बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया। हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि। ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, कीटनाशक के उत्पादन को प्रोत्साहन देने क्रम में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि आपको ट्रैक्टर का उत्पादन होना था, कीटनाशक का उत्पादन होना था, रासायनिक खाद का, तो बहुत नए नए उद्योग खुले। खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ, तब विदेश नीति में इसकी आवाज बुलंद हुई। ये है हरित क्रांति का प्रभाव। सीमाएं भी है। इसका वास्तविक लाभ भारत के सीमित क्षेत्रों को प्राप्त हुआ था। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब पहले लॉट में इन्हीं को लाभ मिला, बाकी प्रदेश को ऐसा लाभ नहीं मिला। दूसरा, अब कृषि निवेश एक बड़ी चुनौती, इसलिए धनी और निर्धन किसानों के बीच विषमता बढ़ गई। देखो खेती महंगी हो गई, तो धनी किसान जिनके पास रिसोर्सेस था वो तो कर लेते, निर्धन किसान बेचारे पिछड़ते चले गए। और तीसरा, अत्यधिक सिंचाई एवं रासायनिक खाद के कारण भूमि में लवणता बढ़ गई। ये तो पंजाब को देखो, लैंड में सैलिनिटी आ गई, इतना रासायनिक खाद पड़ा, इतना पानी पड़ा। अब तो देखो जल के कारण और रासायनिक जो रासायनिक खाद इतनी अधिक मात्रा में पंजाब के, जो पंजाब जिसको कहते हैं कि वो ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया था, वो कैंसर स्टेट बन गया। मतलब वहां पर वाटर टेबल में मिल गया वो पानी, और भूमि में लवणता आ गई,
सैलिनिटी आ गई, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। और जैव विविधता का भी ह्रास हुआ। अब केमिकल फर्टिलाइजर से तो बहुत सारे ऐसे कीड़े भी मर गए जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हो, तो बायोडाइवर्सिटी का भी पतन हुआ। तो मैं स्टूडेंट्स आज मैं यहीं रुकता हूं, कल इसको जारी रखूंगा। हाँ, भूमि इक्विटी का मतलब है कि भूमि न्याय। भूमि इक्विटी का मतलब हुआ कि लोगों के पास उचित रीति में भूमि हो, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा भूमि, किसी के पास बहुत कम ना हो। इक्विटी का मतलब होता है समता, यानी भूमि के मामले में समता हो।